ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा अष्टमी विज्ञान के अंदर हम पार्ट नंबर 4 पढ़े थे, पदार्थ और धातु और अधातु। उसी के अंदर हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे। अंतिम गुणधर्म है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो हमने कक्षा अष्टमी के सप्तमी के अंदर कॉपर सल्फेट व आयरन के मध्य अभिक्रिया को देखा होगा। किस प्रकार से जो है आयरन जो वो विस्थापित हो जाता है कॉपर की जगह, और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 ml के 5 बीकर लेंगे, ठीक है। उसको नाम दे देंगे A B C D और E। प्रत्येक बीकर में कम से कम 50 ml जल लेंगे और बीकर में अलग अलग प्रकार के पदार्थ लेंगे और उसे चम्मच से डालकर घोल देंगे, ठीक है। पहले बीकर के अंदर क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट व जिंक लेंगे। दूसरे बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट व फेरियम लेंगे, लोहे की कील। तीसरे के अंदर जिंक सल्फेट व तांबे की छीलन लेंगे। चौथे के अंदर आयरन सल्फेट FeSO4 और तांबे की छीलन लेंगे। पांचवें में जिंक सल्फेट और लोहे की कील लेंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात क्या करेगा, उन सभी बीकर को A B C D और E बीकर को थोड़ी देर समय के लिए रख देंगे। तो हमको क्या देखेगा, जो पांचों बीकर है उनमें अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है, एक धातु दूसरे धातु या एक धातु जो है दूसरे धातु को मतलब उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। मतलब बीकर ए के अंदर जो हमने जिंक लिया था वो कॉपर सल्फेट जो विलयन है उसके अंदर से कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन था वो रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब एक प्रकार से लाल हो जाता है और नीला हो जाता है, मतलब रंगहीन हो जाता है। तो एक बीकर में पेंदे का जो लाल चूर्ण वो जमा हो जाता है। जैसे समीकरण में दिखाया वो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर विस्थापित हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, मतलब जिंक विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से बी बीकर में अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं। तो बी बीकर के अंदर भी क्या हो रहा है, बी बीकर के अंदर कौन सा बता दिया था हमने, कॉपर सल्फेट और फेरियम लिया था। तो FeSO4 आयरन सल्फाइड या फेरियम सल्फाइड और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, आयरन विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। बीकर बीकर सी के अंदर फिर क्या होगा, जिंक का कॉपर द्वारा, मतलब सी के अंदर क्या लिया था हमने, ZnSO4 था, वो विस्थापित हो जाएगा, कॉपर आ जाएगा। ई के अंदर भी क्या होगा, आयरन विस्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार से डी में भी क्या हो जाएगा, आयरन का विस्थापित होगा। लेकिन सी के बीकर के अंदर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिंक सल्फेट लिया था हमने और जिंक जो है प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए के अंदर भी जिंक था तो कॉपर की जगह पर प्रतिस्थापित हो गया। लेकिन सी के अंदर जो कॉपर है वो जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, तो ध्यान ही रखना है कि जिंक जो है वो जिंक कॉपर और आयरन, ये जिंक कॉपर और आयरन ये तीनों जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और एक अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अधिक जो है वो अभिक्रियाशील धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु, और अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु पर प्रतिस्थापित नहीं हो सकता। इससे हम समझ सकते हैं कि डी और ई में विस्थापित जो अभिक्रिया वो संपन्न नहीं हुई है। मतलब जिंक आयरन और कॉपर के मध्य जो है अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान हम लगा सकते हैं। कि मतलब हम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो तो कम अभिक्रियाशील धातु पर विस्थापित हो सकता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो अधिक पर विस्थापित नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीकर सी के अंदर जो है वो विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया थी, बहुत सिंपल सी अभिक्रिया थी, किस प्रकार से धातु जो है एक धातु जो है दूसरे धातु के ऊपर विस्थापित हो जाता है। तो अब हम अगला टॉपिक है हमारा अंतिम टॉपिक, वो है धातु और अधातुओं के उपयोग। तो हम सबको पता ही है कि धातुओं का उपयोग जैसे मशीन है, मोटर गाड़ियाँ है, वायुयान है, रेलगाड़ी है, उपग्रह है, औद्योगिक सजावट के सामान है, खाना बनाने के पात्र है, जल है, बॉयलर है आदि के निर्माण के अंदर इसका धातु का उपयोग किया जाता है। अधातु का उपयोग हम पता ही है, बाकी जो बची हुई वस्तु है वो सभी अधातुओं में आ जाएगी, ठीक है। तो अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सजीव शोषण के अंदर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी सजीव है वो शोषण के समय जो है अंदर लेते हैं, मतलब अधातुओं को। अधातु जो है जिनका उपयोग जो उर्वरक में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु का उपयोग जो जल शुद्धिकरण में किया जाता है। अधातु का उपयोग जो है बैंगनी रंग का विलयन जैसे एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी अधातु है वो मनुष्य के लिए क्या है, उपयोगी है। जैसे जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि शोषण क्रिया के समय में क्या करते हैं, अधातु को अंदर की ओर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा उर्वरक था दूसरे नंबर का वो अधातु, जिसका उपयोग जो पौधों की वृद्धि में आवश्यक है। तीसरा है जल शुद्धिकरण के अंदर, ठीक है। चौथा है बैंगनी रंग का जो विलयन होता है, एंटीबायोटिक जो होता है एक प्रकार से, जिसका उपयोग जो हम घाव वगैरह लगता है उसके ऊपर हम करते हैं, वो भी एक अधातु है। पटाखों के अंदर जो उपयोग करने वाला सामग्री है वो भी अधातु है। तो हम कह सकते हैं कि
अधातु और धातुओं के उपयोगों के अंदर हम बहुत सारे डिवाइड कर सकते हैं कि धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अधातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमने सुना है अभी पौधे में मैग्नीशियम पाया जाता है, वो किस रूप में होता है? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौधे के अंदर जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो किस रूप में होता है? एक प्रकार से तत्व के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे जैसे नए पदार्थ बनते हैं उसी के अनुसार जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठंडे और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अलग अलग अभिक्रिया होती है। जैसे हम पदार्थ को क्या करें, ठंडा कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, या उसको वैद्युत अपग्रेडित कर सकते हैं, या अधिक और अपग्रेडित नहीं कर सकते। तो वो तत्व होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सल्फर का, तो सल्फर क्या है? ये तत्व है। उसी प्रकार से आयरन है, कार्बन है, ये भी क्या है? तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं तत्व के जो है जितने भी उनके नमूने जो है एक ही प्रकार का परमाणु होता है। परमाणु क्या है? तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है, जिसे हम अलग अलग से भौतिक परिवर्तन द्वारा जो क्या कर सकते हैं, अप्रभावित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे सल्फर लिया तो सल्फर क्या है, या द्रव अवस्था के अंदर जो पूर्ण रूप से क्या है, ठोस वाष्प जो है और सल्फर के परमाणु के समान होती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ उदाहरण थे धातु और धातु के जो हमने पढ़े। उसके अलावा धातु और धातु के उपयोगों को पढ़े। अंतिम जो अभिक्रिया थी धातु और धातु के रासायनिक गुण धर्म के अंदर, वो थी विस्थापन अभिक्रिया, उसको समझा हमने। अब लगभग पार्ट हमारा पूरा हो गया है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसी के अंदर से जो प्रश्न बनेंगे, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो विस्थापन अभिक्रिया जो है इसकी परिभाषा लिखनी, क्या लिखनी है? विस्थापन अभिक्रिया क्या लिखनी है? सबसे पहले परिभाषा लिखनी है। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर परिभाषा क्या लिखेंगे हम? तो विस्थापन अभिक्रिया के परिभाषा को हम लिखेंगे, एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन के रूप में विस्थापित कर देता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपको दिए हुई है, 4-5 बीकर वाले मैंने उदाहरण दिए थे, उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख के इसको समझाना है। फिर धातु और धातु के उपयोग, ये दूसरा प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न भी हमको गृह कार्य के अंदर अष्टमी वाले भैया को कॉपी में करना है। उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न जो होंगे इसी पार्ट के, वो मैं इसी वीडियो के साथ भेजूंगा। उन प्रश्नों को भी अपने कॉपी की गृह कार्य कॉपी के अंदर करना है। तो ये दो टॉपिक जो थे हमने आज पढ़े, इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से समझना सभी भैया। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लगभग हमारा पार्ट पूरा हो चुका है। सभी भैयाओं को धन्यवाद।